चलो आगे हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। यहाँ पर पहले एलिमेंट देखना है। एलिमेंट में देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक्स लिख रहे हैं, देखना बेटा, यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं, यहाँ पर जेड लिख रहे हैं, यहाँ पर ए लिख रहे हैं। ये जेड जो है ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ये सिंबल होता है ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर जो जेड है ये एटॉमिक नंबर है, और ए क्या बेटा, मास नंबर। जेड एटॉमिक नंबर है और ए मास नंबर है। यहाँ पर जेड बराबर होता है पी बराबर होता है पी, और ए बराबर होता है जेड प्लस पी या ए नॉट पी, या ए बराबर होता है पी प्लस एन। ये याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम लोग ए को लिख रहे हैं मास नंबर, क्या लिख रहे हैं? कई बार आप लोग इसी को सेम चीज को एटॉमिक मास बोलते हो। क्या होता है? एटॉमिक मास। तो क्या मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों को एक ही मान लिया जाए या अलग अलग? वहां पर यहाँ पर जो डिजिट लिखी होगी, कई बार इसी को आप मास नंबर बोलोगे और कई बार इसी को एटॉमिक मास बोलोगे। तो जनरली तो हम लोग सेम मान लेते हैं, जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं, लेकिन दोनों चीजें हैं अलग। मास नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, मास नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, जबकि एटॉमिक नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है। फिर सेम क्यों मान लेते हैं? ध्यान देना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पर ए क्या लिख रहे हो बेटा? यहाँ पर ए लिख रहे हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब जैसे मान लो दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर मान लो दो प्रोटॉन लिया जाए और दो न्यूट्रॉन ले लिया जाए, तो मास नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। और अभी पिछले लेक्चर पे न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास बताया गया था 1.0072, यहाँ पर इंटू 2 और यहाँ पर 2 इंटू 1.0086 AMU होता है। हाँ, AMU होता है। तो अब अगर इसको सॉल्व करो तो लगभग एक अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, 4.032 होता है, लगभग इतना आएगा। AMU बहुत छोटी यूनिट है, AMU बहुत छोटी यूनिट है। तो अब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी क्या है? 4 है, इसलिए दोनों को मतलब दोनों चीजों को हम लोग क्या मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं। और इधर पॉइंट वाली चीजों को हम लोग क्या मान लेते हैं? इग्नोर मान लेते हैं। तो जब नंबर की बात किया जाए, मास नंबर, तो नंबर का मतलब नंबर, मतलब उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ लो, दैट इज मास नंबर। और जब एटॉमिक मास उसको बोलेंगे, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और मास जो है फ्रैक्शनल हो सकता है, जबकि नंबर आधा प्रोटॉन तो होगा नहीं, आधा न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर में होगा, और एटॉमिक मास फ्रैक्शनल हो सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है, तो एटॉमिक मास जो है भैया आप ये नहीं कहेंगे फ्रैक्शन होता, मे बी फ्रैक्शनल हो सकता है। एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा? सॉरी, मास नंबर क्या होगा? ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर में होगा, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऊपर कर दें इसको। चलो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे
फाइंड एटॉमिक नंबर, mass number, number of proton, electron and neutron in given species. Find number of atomic number, mass number, ये कहाँ करके चलेगा, number of proton, electron and neutron in given species. यहाँ पर 9F19 लिखा गया है, ये एक स्पीशीज है, ये दूसरा स्पीशीज है 92 यूरेनियम 238 लिखा गया है, यहाँ पर बताना है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर ये सिंबल है, देखो यहाँ पर जो नीचे लिखी गई चीजें इनको क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z बराबर P है और वही क्या होता है E है। तो इसका मतलब अगर हम लोग पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9F14 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखो बेटा, Z बराबर P बराबर E और बराबर कितना 9। A बराबर कितना बेटा, A बराबर 19 और A बराबर आप P प्लस N लिख रहे हो, ये तो लिख रहे हो ना, A है 19 और P कितना है 9, तो N कितना हो जाएगा 19 माइनस 9 दैट इज 10। और यहाँ पर इसी तरह से B वाला 92 यूरेनियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 92 यूरेनियम 238 है, तो यहाँ पर Z बराबर P बराबर E बराबर कितना बेटा 92, A बराबर कितना 238, A बराबर होता है P प्लस N, तो यहाँ पर 238 बराबर P प्लस N हो जाएगा और P की जगह पर कितना 92 प्लस N, तो N बराबर क्या लिखना चाहोगे 238 माइनस 92 दैट इज 146 हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे, यहाँ पर है X2 प्लस है एटॉमिक नंबर find number of electron X2 plus है एटॉमिक नंबर 20, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X। तो X2 प्लस में बेटा एटॉमिक नंबर क्या है 20 है, तो आप क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा X2 प्लस है, अच्छा Z बराबर होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर छूट गया है,
जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है 20 है, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो यहाँ पर Z क्या है 20 और Z बराबर होता है P बराबर क्या होता है E, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए 20, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस लगा हुआ है और 2 प्लस लगने का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो एटॉमिक नंबर फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 80, तो यहाँ पर होना चाहिए 20 बट it has 2 positive charge. i.e. 2 electron is lost. So ये सो है number of electron will be 20 minus 2 that is plus 18, मतलब 18 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर प्लस है दूसरा प्लस है उसका इलेक्ट्रॉन जोड़ के घटा देंगे उतनी संख्या और माइनस है तो वो हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, माइनस है तो कितना जोड़ देंगे, इसको ऊपर करेंगे। ये तो पूरा एक बताइए देते हैं। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक सॉरी आइसोटोप, आगे पढ़ेंगे बेटा आइसोटोप। आइसोटोप में होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, बोला बेटा डिफरेंट एटॉमिक मास, यहाँ पर एटॉमिक छूट गया है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे आइसोटोप। यहाँ पर ध्यान देना 1H1 1H2 1H3 ये आइसोटोप है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा 6C12 6C13 6C14, तीसरा यहाँ पर एक O16, यहाँ पर एक O17, यहाँ पर एक O18, ये आइसोटोप हो जाएंगे। अच्छा अभी हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर ध्यान देना बेटा, बट Z इक्वल टू P इक्वल टू E, तो यहाँ पर आइसोटोप में मतलब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब प्रोटॉन भी क्या होगा सेम होगा, और प्रोटॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा तो केमिकल रिएक्शन सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सो आइसोटोप है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटा, hence सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा वहां पर केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा डिफरेंट होगी। क्या कहेंगे कहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये इसी है,
कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफर करेगा। रेट मींस वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होगा। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, H2O में अगर सोडियम डाल दिया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये यहाँ पर OH है, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और यहाँ पर ध्यान बेटा, ये D2 है, D2O भारी जल बोलते हैं इसको, हैवी वाटर। यहाँ पर भी सोडियम डाला गया, रिएक्शन वही होगा, 2NaOD ही होगा। यहाँ पर D2 रिलीज होगा, लेकिन ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा। अगर किसी भारी भरकम आदमी को दौड़ने के लिए कह दिया जाए और किसी हल्के आदमी को, तो कौन तेज दौड़ेगा? भारी भरकम होगा, बस वही है, भारी भरकम है। डी जो क्या है, इसका आइसोटोप है, इसका मास क्या है? ज्यादा है, तो मास ज्यादा होने का मतलब क्या है? भारी भरकम। तो इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग ज्यादा होंगी। अच्छा, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं बेटा, आइसोटॉपिक इफेक्ट। क्या यूज करते हैं? आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट आपको आगे केमिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलेगा। ऊपर कर देगा, केमिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलेगा कि आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है। तो किसी भी आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी का सेम होना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफर करना, क्या कहलाएगा? आइसोटॉपिक इफेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आइसोटॉपिक इफेक्ट। Isotopes have same chemical property but different physical property. आइसोटोप्स जो होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करती है? डिफर करती है। हम लोग इसी को क्या करते हैं? आइसोटॉपिक इफेक्ट करते हैं। आइसोबार, अगली है सेकंड आपकी आइसोबार। आइसोबार में यहाँ पर क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर डिफर करेगा। but atomic mass is same. यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफर करेगा, एटॉमिक मास सेम होगा। ध्यान दो, 1H3 2He3। ध्यान दो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है। एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है बेटा? 3 है। तो एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। ये हो जाएंगे आइसोबार। आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पर ध्यान दो बेटा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर सेम हो, यहां पर जैसे आप क्या लिख सकते हो?
यहाँ पर मान लो 14 यस आई 30 लिख रहे हो और यहाँ पर 15 फास्फोरस 31 लिख रहे हो, 32 सल्फर सॉरी 16 सल्फर और क्या लिख रहे हो बेटा 32 लिख रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड होता है। ये यहाँ ऊपर वाली चीज A है और नीचे वाली क्या है जेड। तो यहाँ पर 30 से 14 घटाएंगे क्या आएगा 16, 31 से 15 घटाएंगे 16, 32 से 16 घटाएंगे क्या आएगा 16। आइसोटोन ध्यान देना, मैं अगर आपको मतलब कुछ घटा के नहीं देखना हो वैसे देखना है तो यहाँ पर ध्यान दो, ये Z2 ये पहला ये है क्या है दूसरा है, तो Z2 माइनस क्या है Z1 कितना है A और इसको A2 माइनस A1 कर दें तो 31 माइनस 30 कितना है A, बराबर है ना। तो अगर बराबर है तो आइसोटोन से इसको बीच से हटा दो, ये Z2 इसको बोलते हैं 16 माइनस 14 कितना 2, 32 माइनस 30 कितना 2। तो हियर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हियर Z2 माइनस Z1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1। Z2 माइनस Z1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। पहचानने का आसान तरीका है कि मतलब जो दो स्पेसीज दी गई हैं दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ले लो, दोनों के मास नंबर का डिफरेंस ले लो, इधर किसे ड्रॉ करना दिख रहा है ठीक है। तो दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ले लो, दोनों के मास नंबर का डिफरेंस ले लो, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है आइसोटोन्स। ऊपर करें इसको, चलो कर रहे हैं ऊपर। अब ये यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे फिर से एक बार, आइसोटोन्स हो गया है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पर भैया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, N ट्रिपल माइनस O2 माइनस F माइनस Ne, यहाँ पर क्या Na प्लस Mg डबल प्लस Al ट्रिपल प्लस। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, अभी क्वेश्चन कराए भी थे एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन है कितना 3 माइनस लगा है तो 7 तो होना चाहिए, 3 माइनस मतलब 3 आया हुआ है, तो 3 आया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 3 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 होता है 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा भैया 10। यहाँ पर कितना बेटा 9 होता है 1 जोड़ देंगे 10 होता है। यहाँ पर 11 होता है एटॉमिक नंबर, 1 चला गया तो कितना बेटा 10, 12 होता है 2 चला गया 10, 13 होता है 3 चला गया 10। तो ये सब हो गया एटॉमिक नंबर 10। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलो तो जिसमें अच्छा प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। तो एटॉमिक नंबर सेम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन क्या कर रहा है डिफर कर रहा है, तो इसको लोग क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। एक होता है आइसोस्टर्स, एक बार ये पूछा भी गया है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम की संख्या सेम हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एग्जांपल अगर लिखा जाए तो यहाँ पर N2O
CO2, कि आपके पास एक एग्जांपल लिखा गया है, N2O और CO2 क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स कहेंगे। अब अगर यहाँ पर एटम की बात किया जाए, ध्यान देना, एटम और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एटम कितने हैं भैया? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में 7 यूनिट 14 और ऑक्सीजन में 8, 14 और 22। यहाँ पर भैया एटम कितने हैं? 3 और ऑक्सीजन में 8 यूनिट 16 और कार्बन में 6, 22। तो एटम सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम। तो आइसोस्टर जिसमें एटम की संख्या सेम होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, उसको हम लोग आइसोस्टर्स कहेंगे। यहाँ पर देखें, आइसोस्टर्स को एक और वर्ड हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आइसोस्टर्स में। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, एक वर्ड और लिख सकते हैं। जब एटम सेम है और इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा। मतलब अगर हम लोग इनको एक, जैसे आइसोस्टर्स एक वर्ड है ना, तो अगर इसकी डिफिनीशन हम एक वर्ड में देना चाहें, अभी हम लिखे सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ये एक वर्ड नहीं है, एक सेंटेंस है। एक वर्ड में देना चाहें तो हम कहेंगे आइसो स्ट्रक्चरल। क्या कहेंगे? आइसो स्ट्रक्चरल। मतलब इनको हम लोग अगर एक वर्ड में बोलना चाहें इनके बारे में तो क्या कह सकते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल कह सकते हैं। तो आइसो का मतलब सेम और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? आई की सेम स्ट्रक्चर। तो जिसका स्ट्रक्चर सेम होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोस्टर्स। लेकिन क्या सारे सेम स्ट्रक्चर वाले को हम लोग आइसोस्टर्स बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। सारे सेम स्ट्रक्चर वाले को आइसोस्टर्स बोल लिया जाए, बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो उसमें एटम भी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एटम हो सकता है कम ज्यादा हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो आइसोस्टर्स को हम लोग आइसोस्ट्रक्चरल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक वर्ड और हम लोग यूज करना चाहेंगे, आइसोडाइफर। क्या यूज करना चाहेंगे? आइसोडाइफर। सेम डिफरेंस ऑफ A-2Z or N-Z. Same difference of A-2Z or AN-Z. तो A-2Z का मतलब एटॉमिक नंबर से Z को 2 बार घटाओ। तो एटॉमिक नंबर से अगर Z को 1 बार घटाते हो तो N मिल जाता है। इधर देखो, एटॉमिक नंबर से यहाँ पर आप क्या लिखते हो? Z प्लस N लिखते हो ना, तो N बराबर क्या हो जाएगा? A-Z। तो अगर आपने एटॉमिक नंबर से Z को 1 बार घटा दिया तो क्या मिल गया? N मिल गया ना। और यहाँ पर आपने क्या लिखा है? A-2Z मतलब 2 बार घटाओ। तो अब अगर एक बार Z घटाने पर N मिल गया तो अगली बार Z तो एक ही बार घटाना पड़ेगा ना। तो चाहे आप N से Z को 1 बार घटाओ और चाहे A से Z को 2 बार घटाओ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 90 थोरियम 232 और यहाँ पर ले रहे हैं 92 यूरेनियम 236। यूरेनियम 236, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर A-2Z लिख रहे हैं। तो A कितना है?
232 माइनस 2 इंटू 90 तो कितना आ जाएगा? 180 घटाओगे 20 इधर और 32 इधर 52। यहाँ पर a माइनस 2z तो यहाँ पर 236 माइनस 2 इंटू 92 90 गुणा 80 180 और 2 और 4 80 तो 16 और 36 52। ठीक है। तो ये था आइसोस्टर्स, आइसोडाइपर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन सारी चीजों के बारे में। यहाँ पर अब इसको ऊपर कर रहे हैं। अब एक नए टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। इसको ऊपर कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो हाँ, जो नई पर लिख रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मॉडल। क्या लिखेंगे बेटा? एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल पे चर्चा हम लोग करना है। यहाँ पर पहला थॉम्सन मॉडल। कहानी लिखाना है, जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को दिखाना है। तो इनके अनुसार क्या था? एटम क्या था? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था। पॉजिटिवली चार्ज क्या था? स्फीयर था, जहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर, मतलब उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर वैसे धंसे हुए थे जैसे तरबूज में उसके क्या धंसे होते हैं? बीज धंसे होते हैं। इसलिए इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, positively charged sphere, and to neutralize it electron are embedded का मतलब धंसे होना in it somewhere like resin of watermelon. So known as watermelon model. के एक को क्या बोलते हैं? known as watermelon model. और प्लम पडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। It is unable to explain alpha scattering experiment and stability of atom. यहाँ पर ध्यान दो, आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन ये इतना कहानी लिखाई गई, इसमें कोई ऐसी कहानी है जो आपसे पूछने लायक हो। बस दो वर्ड पूछ सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था या नेगेटिवली चार्ज था। तो आप क्या बताएंगे? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और दूसरा जो पूछ सकता है कि धंसा कौन था? इलेक्ट्रॉन धंसा था। कौन धंसा था? इलेक्ट्रॉन। एम्बेडेड का मतलब धंसा होना, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। बस ये दो पॉइंट अंडरलाइन करने लायक है। तो
ये 2 पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम था और क्या था दूसरा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसको क्या कर दिया बेटा इग्नोर कर दिया। तो ये हो गया। आगे दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल। दूसरा क्या है रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पर एटम है 2 पार्ट, एटम है 2 पार्ट। यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अच्छा ये भी स्फेरिकल ही होगा, कैसे होगा बेटा स्फेरिकल ही होगा। अगर टाइप पूछने किस टाइप का है तभी स्फेरिकल टाइप का है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस which had positive proton and neutral neutron. यहाँ पर एक साथ कहलाएगा न्यूक्लियन, एक साथ क्या कहलाएगा न्यूक्लियन। यहाँ पर होल मास ऑफ एटम whole mass of atom is due to nucleus। और दूसरा ये पहला पार्ट था, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ये पहला पार्ट था, इसमें ये सेकंड लाइन थी, ये पार्ट ए करना है और यहाँ पर पार्ट बी। outer extra nuclear part, outer extra nuclear part in which electron revolve around nucleus। Extra nuclear part in which electron revolve around nucleus on circular path। On circular path, ये ध्यान रखिएगा किस पाथ पर रिवॉल्व करता है, तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। यहाँ पर आप ध्यान दें अगर थोड़ा सा इधर, तो इन्होंने आगे क्या बताया, आगे कहानी वैसे सुना दे रहे हैं, बस एक लाइन दिखा देंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि एटम स्टेबल कैसे है, तो इसकी स्टेबिलिटी की जो इन्होंने बात किया, तो यहाँ बताया कि जैसे सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इससे मालूम जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि जब कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उस पर 2 टाइप का फोर्स लगता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े क्यों होंगे? एक अंदर की साइड में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की साइड में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिंदी में क्या अभिकेंद्र बोलेंगे, अभिकेंद्र, और हिंदी में इसको सेंट्रीफ्यूगल को क्या बोलेंगे अभिकेंद्र। अगर ये दोनों बल बराबर हैं तो कोई भी मतलब जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर जाएगी। अगर कोई भी बल कम या ज्यादा है, मतलब कम है, तो जिस साइड में बल कम होगा उस साइड में बॉडी ड्रॉप कर जाएगी। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया जब आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो जिस तरफ आपको मुड़ना होता है उसी साइड में आप अपनी बाइक या साइकिल को हल्का सा झुका लेते हो। कारण यही है कि जब आप झुकाएंगे तो अंदर की साइड में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और बाहर की साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा।
अगर आपने संयोग से ज्यादा झुका दिया तो आप अंदर ही गिर जाओगे, वहीं गिरोगे। और अगर आपने बिना गाड़ी को क्या किया, मोड़े, झुकाए ही मोड़ दिया, ऐसे खड़े खड़े से मोड़ दो, तब आप किधर गिरोगे? बाहर की साइड में गिरोगे। तो अगर आप बाएं साइड में मोड़ना था तो दाएं साइड में गिरोगे। ज्यादा झुकाए तो जिधर मोड़ना था उधर गिरोगे, झुकाए नहीं तो जिधर मोड़ रहे थे उसके अपोजिट साइड में गिरोगे। ठीक है? ज्यादा झुका दिए मतलब अभी केंद्र पर ज्यादा हो गया, कम झुकाए अब केंद्र पर ज्यादा हो गया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल और हो सकता है, कभी ट्राई नहीं करना, अगर आप लोग कभी किए हो ट्राई, तो हम लोग पहले बचपन में एक पत्थर रस्सी बांध देते थे और ऐसे घुमाते थे, तब भी घूमता था, आज भी अगर घुमाओगे तो आज भी घूमेगा। अब पत्थर ऐसे घुमा रहे हैं और हाथ को आप अपने थोड़ा सा टाइट कर दें, अगर किए तो पत्थर आपको लग जाएगा। जब तक घूम रहा है तब तक घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं, तब तक उसके अभिकेंद्र और केंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने हाथ गलती से टाइट कर दिया तो पत्थर आपको लग जाएगा, या रस्सी आपने छोड़ दिया तो पत्थर दूर जाके गिरेगा। रस्सी छोड़ दिया तो अभिकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया। टाइट कर दिया, इसका मतलब जो अभिकेंद्र बल था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, अब वो ज्यादा लगने लगा, इसलिए पत्थर आपको लग जाएगा। ठीक है? तो यही चीज उन्होंने बताया कि मतलब चूंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कराते हैं, जो इसको क्या करते हैं, घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ये बोथ फोर्स are responsible to move electron on circular path. Both forces are responsible to move electron on circular path. ये दोनों फोर्स इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ पर मूव करने के रिवाज मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक अगला पॉइंट इसी में, मतलब इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेटा, सेकंड पॉइंट, कि ये जो सिस्टम है, मतलब जो ये एटम है, ये सोलर सिस्टम से रिसेंबल करता है, मैच करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, से हुई। तो दिस मॉडल रिसेंबल मतलब मैच करना, रिसेंबल विद बोलो सोलर सिस्टम, रिसेंबल विद सोलर सिस्टम। दिस मॉडल रिसेंबल विद सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम से रिसेंबल करता है। इसके लिमिटेशन पे अगर हम लोग चर्चा करना चाहें, लिमिटेशन पे, तो लिमिटेशन पे क्या चर्चा हो सकती है, 2 पॉइंट में हम लोग कहानी तो नहीं लिखेंगे, बस 2 पॉइंट। एक तो ये है, क्लार्क मैक्सवेल ने बताया कि जब कोई भी चार्ज बॉडी किसी फोर्स के अंतर्गत गति करती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जिस पर चार्ज है और वो किसी फोर्स के अंतर्गत गति कर रही है तो क्या करेगी, एनर्जी रेडिएट करेगी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो है कि नहीं है, और ये जो चार्ज है, चार्ज बॉडी है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स के अंतर्गत गति कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको एनर्जी रिलीज करना चाहिए। और अगर ये एनर्जी रिलीज कर रही है तो फिर ये सर्कुलर पाथ एक्वायरमेंट करके क्या करेगा, एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो सर्कुलर पाथ किस में बदल जाएगा, स्पाइरल पाथ में बदल जाएगा। और स्पाइरल पाथ में बदल गया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाएगा। न्यूक्लियस में ड्रॉप कर गया, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये जो सिस्टम है, जो मॉडल है, एटम की स्टेबिलिटी को ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। और दूसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे,
लाइन स्पेक्ट्रम, जो एटम होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बस ये 2 पॉइंट देख लेते हैं कहानी में। दिस लिमिटेशन में क्या लिमिटेशन होगा बेटा? पहला, अनएबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा also unable to explain line spectrum of atom. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कलर, ग्रुप ऑफ। अगर आपको ये स्पेक्ट्रम से मतलब सोचना चाह रहे हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो ग्रुप ऑफ कलर को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। आगे चल जाते हैं। तो ये हो गया लिमिटेशन। अब इसके बाद तो वैसे आता है बोर्ड्स मॉडल। हम कह सकते हैं चलो अब बोर्ड्स मॉडल पढ़ा जाए, लेकिन बोर्ड्स मॉडल डायरेक्टली नहीं आ सकते। बोर्ड्स मॉडल को पढ़ने के लिए हम लाइट के नेचर के बारे में हमें जानना होगा। बोर्ड मॉडल को हमें जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? लाइट के नेचर को जानना होगा। तो है डालेंगे डेवलपमेंट leading to Bohr's model. Development leading to Bohr's model. Bohr's model को जानने के लिए हमें जानना क्या है? तो to understand Bohr's model, first we should understand nature of light. तो लाइट के नेचर के बारे में जानना होगा। इसका जो नेचर होता है डोल नेचर होता है। क्या होता है बेटा? डोल नेचर। डोल नेचर में कौन सा दो नेचर होगा? एक वेव नेचर होगा और दूसरा क्या होगा? पार्टिकल नेचर होगा। वेव नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में। तो पहले हम लोग वेव नेचर पे चर्चा करेंगे, फिर पार्टिकल नेचर चर्चा करेंगे, फिर वो मॉडल पे आएंगे। तो यहाँ पर वेव नेचर, तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है एक सोर्स में दूसरे सोर्स में ट्रांसफर होती है किस रूप में?
वेव के रूप में। एक सोर्स से दूसरे सोर्स में किस रूप में ट्रांसफर होती है? वेव के रूप में। और इस एनर्जी को उस समय हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से बनी होती है। दोनों जो फील्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहे हैं। अभी उस पर चर्चा हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, एनर्जी ट्रांसफर from one body to other body is in form of wave. And this energy is known as radiant energy. This energy is known as radiant energy. इस एनर्जी को हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो किसी सोर्स से, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किस रूप में ट्रांसफर होती है? वेव के रूप में। और इस जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको लोग क्या कह रहे हैं? रेडिएंट एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, और अभी रेडिएंट एनर्जी और इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा वेव पे चर्चा कर लिया जाए। तो नेचर ऑफ वेव, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, अगर हम लोग किसी कहानी नहीं दिखाएंगे बस चीजों को बताते चल रहे हैं एकदम शार्ट में। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखें बेटा, हम लोग एक वेव ले रहे हैं। वेव तो आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं? कुछ दिखाई भी देती है और कुछ नहीं दिखाई देती हैं। जो वेव दिखाई देती है, कौन सी वेव दिखाई देते हैं? मटेरियल वेव। कौन सी वेव दिखाई देते हैं? मटेरियल वेव। कौन सी नहीं दिखाई देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी नहीं दिखाई देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जैसे आप मटेरियल वेव क्या होती है? तालाब है, जल उसका एकदम स्थिर है, आप एक पत्थर मार दो तो देखो ऐसे ऐसे करके ऐसे करके जो वेव जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मटेरियल वेव। तो कोई भी वेव हो, चाहे मटेरियल वेव हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो यहाँ पर एक उभार आएगा जिसको आप क्रेस्ट कहते हैं और एक ढलान आएगा जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं, हिंदी में गर्भ, और यहाँ पर हिंदी में श्रृंग बोलेंगे। तो जो नजदीकी मतलब क्रेस्ट है, ये दो नजदीकी क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी है उसको लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और इसकी जो हाइट है या डेप्थ है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट or trough. Distance between two
एडजेसेंट क्रेस्ट आइटम। अच्छा, डिस्टेंस वर्ड यूज किया हो तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट जो दूरी की होगी, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा? 10 पावर माइनस 10 मीटर, पिकोमीटर 12 मीटर, नैनोमीटर 6 मीटर, माइक्रोमीटर 10 पावर माइनस 6 मीटर। अरे ठीक है, ये 9 है, ठीक है। तो 9 मीटर और माइक्रोमीटर में क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 6 मीटर वेवलेंथ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेव पासिंग पर सेकेंड। From a point यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। आर क्या होगा बेटा? हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज को HZ लिखते हैं। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। इसको न्यू पढ़ेंगे। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जानते होंगे आप लोग। थर्ड हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहां पर t इक्वल टू 1/न्यू लिख लेंगे बस। टाइम पीरियड के बाद वेव नंबर, वेव नंबर में यहां पर क्या लिखेंगे? न्यू बार और इक्वल टू 1/λ लिखेंगे। यहां पर ध्यान दो, वेव नंबर 1/λ हो जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर वेव अगर आपकी छोटी है, ये ध्यान देना, वेव बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। यहां पर एक कंप्लीट वेव का मतलब एक ट्रफ और एक मतलब क्रेस्ट और एक क्या हो जाएगा? ट्रफ। तो इतनी दूरी में यहां पर कितनी वेव है? एक वेव। लेकिन अगर वही दूरी यहां पर ले लिया जाए तो हमें लगता है कि एक ये दो मतलब एक ये दो से ढाई वेव है। तो यहाँ पर वेवलेंथ अगर देखा जाए तो वेवलेंथ यहाँ ऊपर वाले में ज्यादा है, नीचे वाले में? हाँ, ऊपर वाले में ज्यादा है तो नंबर क्या हो गया? कम हो गया। नीचे वाले में कम है तो नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट है या डेप्थ है तो वही जो दूरी वाले यूनिट है यहां पर मिलेंगे। यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पॉइंट हमें इधर और छूट रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल
इन सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ध्यान दो, यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, ये वेलोसिटी को किससे v से डिनोट करें, तो v क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में जो यूनिट हम लोग लिखते हैं ज्यादातर वो एसआई में नहीं लिखते हैं, फिजिक्स में एसआई में लिखते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर यूनिट हम लोग सीजीएस में लिखते हैं। अब बेड की जो है उसको हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर में नहीं नापेंगे, या और कम छोटी है तो एंगस्ट्रा में नापेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ज्यादातर यूनिट लोग किस में यूज करते हैं, सीजीएस में यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना होता है, ये न्यू इक्वल टू होता है न्यू रोटिंग कहते हैं, ये ध्यान देना, ये v है, v यानी ये कैसे बना रहता है, और जब न्यू लिखते हैं तो मुंडी हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं, इसको भी v ना पढ़ लीजिएगा, वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू इक्वल टू लोग कहते हैं c अपॉन लैम्डा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, न्यू इनटू लैम्डा, ये हो जाएगा ये c इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू अपॉन लैम्डा। अच्छा अब यहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी किसकी है, लाइट में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये वेव के नेचर है, वेव के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया। चलो एक लाइन लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख लीजिएगा, radiation which does not deflect in electrical or magnetic field, radiation which does not deflect in electrical or magnetic field is known as electromagnetic radiation, is known as electromagnetic radiation। तो ऐसे कोई भी रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं वो क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता हो, हाँ कोई बताएंगे ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डिफ्लेक्ट नहीं करता हो। अरे भाई एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, ये कॉस्मिक रेज सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लिख लेंगे एग्जांपल में, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, ठीक है, ये सब हो जाएगा। आगे लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड electromagnetic radiation are arranged in increasing order of wavelength, increasing order of frequency or decreasing order of wavelength
is known as electromagnetic radiation. यहाँ पर cosmic rays, gamma rays, X-ray, UV ray, visual, infrared ray, IR कहते हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये यहां पर अगर देखा जाए तो वेवलेंथ क्या है, बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। और उल्टा हो गया क्या, RNA इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी घटता हुआ दिखाया है, तो इसको थोड़ा सा उलट दिया जाएगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, थोड़ा सा ये ऑर्डर उलट गया है। यहाँ पर एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो बताना है, ये ऑर्डर लिख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या है, घट रही है। यहाँ पर वास्तव में जो विजिबल है ये कहां से कहां तक रेंज करता है, समझ ना? तो ये विजिबल वाला आपको याद रखना है, कई बार इसको पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, विजिबल, ये विजिबल की अगर हम बात करें तो ये है विजिबल। या नैनोमीटर कर लो, एक दिन हटा दो, एक दिन हटा दो तो इसको नैनोमीटर कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा इतना नैनोमीटर से कितना बेटा, 76 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में एक जीरो बढ़ जाएगा। और आपको मालूम है कि विजिबल में कितने कलर होते हैं, 7। कौन कौन से, विब्ग्यो, तो आप एक एक करके लिख लेंगे, विब्ग्यो, विजिबल जो है ये 380 से लेकर 430 इसके बीच में होगा, सॉरी विजिबल नहीं, वायलेट। जो इंडिगो है ये 450 में होगा, मतलब 430 से 450 के बीच में होगा। ब्लू जो है ये 90 तक होगा, 490 तक होगा। ग्रीन जो है ये 560 तक होगा। ऑरेंज 590 तक, और रेड जो है, नहीं ऑरेंज कहाँ, येलो 590 तक, और ऑरेंज है गया 650 तक, और बाकी रेड आप देख रहे हैं। आप इसको प्रोसेस करके याद कर लेना। ये
आर्डर याद हो जाना हो जाएगा, इस आर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाना था तो हमने इसलिए आर्डर लिखा दिया, बात में आर्डर से लेना देना नहीं है। कई बार ये चीजें पूछ लेते हैं कि किस रेंज में आता है, तो ध्यान रखिएगा हमने जो लिखाया है नैनोमीटर में लिखाया है, और अगर यही चीज एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो एक जीरो बढ़ा के बोल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 380 है ना, तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ये कलर कौन किस रेंज में आ रहा है ये कई बार आपसे पूछेगा, इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे लाइट के दो नेचर पे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर पे। तो जो लाइट का वेव नेचर है ये दो पॉइंट मतलब कुछ जो प्रॉपर्टी है वो कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग तब एक्सप्लेन कर पाते हैं जब मान लें कि लाइट वेव नेचर का है। जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ये सब ये तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये पूरा फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। यहाँ पर जो केमिस्ट्री वाला टीचर है एक तरह से कह लो कि एक आउटलाइन देके आपको चला जाता है, डिटेलिंग आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो ना। यहाँ पर तो हम लोग केवल एक आउटलाइन दे रहे हैं, हाँ ये भी है, तो बाकी डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ओके, शायद हम पहली बार पढ़ा भी रहे हैं, बाकी यहाँ यहीं पे नहीं थोड़ा छोड़ देते फिजिक्स के हवाले करते हैं। ठीक है, कि मैं पहली बार इस क्लास में बाकी कुछ पढ़ाए थे हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार पढ़ा बाकी फिजिक्स के हवाले। अच्छा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोई टेस्ट ना पढ़ा तो फिजिक्स सर पढ़ाए। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि कुछ प्रॉपर्टी है जो आप एक्सप्लेन करते हैं वेव नेचर पे, जैसे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, और कुछ प्रॉपर्टी है जो आप एक्सप्लेन करते हैं किस पर, पार्टिकल नेचर, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, चेंज ऑफ हीट फ्रॉम सॉलिड बॉडी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, लिख लेगा न्यू प्रॉपर्टी of light is studied when it is considered as wave, like बोलो इंटरफेरेंस एंड दूसरा क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दूसरा हो जाएगा, वैसे लिखना है while few other property of light is explained on the basis of its particle nature, like बोला बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी through solid surface। Variation of heat capacity through solid surface। तो solid surface से heat capacity का वेरिएशन
अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। According to this theory, आपको वही जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कि अभी जो रेडिएशन बता रहे थे कि किसी सोर्स से जो बॉडी का एमिशन होगा वो कॉन्टिन्यूअस वे में होगा, मतलब एमिशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी emission of energy from any source is continuous. Emission of energy from any source is continuous in form of radiant energy. यहाँ पर एक वर्ड छूट गया बेटा, occur. Emission of energy occur from any source is continuous in form of radiant energy. Which is made up of electric and magnetic field. Which is perpendicular to each other. Perpendicular to each other and to propagation and to direction of propagation of light. Which is perpendicular to each other and direction of propagation of light. ध्यान रखना, perpendicular to each other and to direction of propagation of light. तो ध्यान दो, ये जो एरो है ये डायरेक्शन है, हमें बस छोड़ रहा है आपको भगवान इतनी तो करने दो, क्या पर देखो ये ध्यान रखना, ये जैसे मान लो लाइट का ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर इधर आगे बढ़ना है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, और ये डायरेक्शन के भी क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो वही बताया गया है कि ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम लोग एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं और एक को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ध्यान देना इधर। अब जैसा हम अभी पेन से बना के दिखाए वैसा तो हम ग्राफ पर नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो 3 डायमेंशनल था और 3 डायमेंशनल ग्राफ बोर्ड पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और ये क्या बेटा, एक को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो और दूसरे क्या मान लो, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे क्या मान लो, मैग्नेटिक
बस 2 पॉइंट छोटे से लिख लें, आज छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट डे पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा। आप तो सब कहानी सुने हो, नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा कहानी सुना के फिर पूरा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। तो थोड़ा सा और लिख लो बस, एक ये कि ये बिलास मतलब इनके प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूरज का प्रकाश है, उसको आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है नहीं, तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि ये ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, लिख लेंगे। पहला पॉइंट है दे डज नॉट रिक्वायर any medium for propagation. They did not require any medium for propagation. और अल्लाह क्या करेंगे, travel with velocity of light. क्यों क्या? कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? चलो आज आज यहाँ तक हो गया है। कल जो टॉपिक हम कवर करेंगे एक बार थोड़ा सा आप अगर देख के आएंगे, जैसे आप आते समय एक बार बुक में देख लो तो वो